करंट अफेयर्स में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आलोक राय आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में भी करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न तो वैसे ढेर सारे हैं, लेकिन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं या जहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को इन प्रैक्टिस सेटों में रखा जा रहा है। पहला जो प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन 5 वर्ष के अंतराल का किया है, 2020 से 2025 का। उसमें जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह राज्य है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और केरल। तो वह राज्य है केरल। इस मूल्यांकन में केरल को 76.22 अंक मिला है और उसकी श्रेणी बहुत अच्छा बताई गई है। तो 76.22 केरल की श्रेणी बताई गई है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, जिसका अंक है 74.24। 74.24 इसकी श्रेणी अच्छा बताई गई है, इसकी श्रेणी अच्छा बताई गई है। तो ये तो राज्यों का प्रथम द्वितीय स्थान है। अब जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी मूल्यांकन में राष्ट्रीय उद्यानों का भी मूल्यांकन किया गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रबंधन प्रभावशीलता है वो सबसे अच्छी है। तो प्रथम स्थान पर इसमें एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक केरल का ही एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल का ही एराविकुलम एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान प्रथम स्थान है इसका। इसके जो अंक हैं वो 92.97। यह राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। यह उद्यान प्रसिद्ध है शोला घास के लिए और नीलगिरी तहर के लिए। यह उद्यान शोला घास और नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही नील कुरिंजी फूल भी यहाँ इस उद्यान में मिलता है। नील कुरिंजी फूल जिसकी विशेषता है कि 12 वर्ष में यह एक बार खिलता है। तो नील कुरिंजी फूल भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जम्मू कश्मीर का दाचिग्राम। जम्मू कश्मीर का दाचिग्राम दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दाचिग्राम, जम्मू कश्मीर का। तीसरा जो स्थान है वह फिर केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। इस मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता यह है कि गैलीवसी मेढक की प्रजाति इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। अब यह जो प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है, किस आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है, तो इसका मूल्यांकन जिन घटकों के आधार पर किया गया है उसमें जैव विविधता संरक्षण, आवास गुणवत्ता, सामुदायिक सहभागिता और संरचना अनुकूली प्रबंधन, इन घटकों के आधार पर यह मूल्यांकन किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से सत्य कथन को चिन्हित करना है। पहला कथन है ध्रुव नीति भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित नीति है। ध्रुव नीति भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित नीति है। दूसरा विकल्प है ध्रुव नीति के तहत मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना है। तीसरा है क और ख दोनों सही है। चौथा है केवल ख सही है। अब यह जो ध्रुव है, ध्रुव जिसका फुल फॉर्म है DHRUVA, ध्रुव DHRUVA यानी
डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। DHRUVA ध्रुव, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो यह नीति डाक विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। का विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा, ध्रुव नीति के तहत मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना है। तो ध्रुव नीति का उद्देश्य है पूरे देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना, जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की सेवाओं की डिलीवरी अधिक सटीकता और दक्षता के साथ हो सके। तो यह ख भी सही है, यानी ग विकल्प सही है, क और ख दोनों इसमें सही है। ठीक, अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। डीजी पिन क्या है? डीजी पिन क्या है? व्यक्ति की डिजिटल पहचान, बाघों की डिजिटल पहचान, भौतिक स्थानों की पहचान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीजी पिन यह जो है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पोस्टल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह जो है देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाता है। यानी यह जो भौतिक स्थानों की पहचान है, यह विकल्प सही है इसमें कि यह जो भौतिक स्थानों की पहचान को ये बताता है कि देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाती है। तो तार्किक और दिशात्मक पहचान, भौतिक स्थानों के दिशात्मक और तार्किक पहचान से संबंधित ये नंबर है। इस नंबर से उन भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान की जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य तो केरल है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, इसकी बात हम लोग पहले या दूसरे सेट में किए थे कि कार्यात्मक साक्षरता क्या है। कार्यात्मक साक्षरता है कि जो साक्षरता होती है, साक्षरता में क्या शामिल किया जाता है? पढ़ना और लिखना। तो पढ़ने और लिखने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता और साथ में अंकों का ज्ञान भी शामिल कर दिया जाए पढ़ने लिखने के साथ, तो उसे कार्यात्मक साक्षरता कहा जाता है। तो कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो मिजोरम है। मई 2025 में यह प्राप्त किया था। गोवा और त्रिपुरा भी कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता ये जून में प्राप्त किए। सबसे पहले एक जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसने कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की थी। ये 2024 में यह सबसे पहले कार्यात्मक साक्षरता को प्राप्त किया था लद्दाख ने। राज्यों में सबसे पहले मिजोरम ने प्राप्त किया। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ी है? तो पूर्वोत्तर राज्य, कौन से पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ी है? तो इसमें रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले जो राज्य हैं उसमें त्रिपुरा है, अरुणाचल है, मिजोरम है। नहीं जुड़ने वाला जो राज्य है वो मणिपुर है। चार राज्य, पूर्वोत्तर के चार राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। तो चार राज्य कौन कौन से हैं जिनकी राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं? जिसमें असम है, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और
मिजोरम चौथा राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये 4 राजधानियां हैं जो देश के रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। पूर्वोत्तर के ये 4 राज्य की राजधानियां हैं जो कि रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। पूर्वोत्तर के अन्य जो राज्य हैं जैसे सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है, नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है और मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है, ये अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा यह जो है अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला स्थान इसका है। लगभग 10 करोड़ लोग यात्रा वर्ष भर में इस एयरपोर्ट से किए। दूसरा स्थान है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तीसरा स्थान है अमेरिका के ही डल्लास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और यह जो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका 9वां स्थान है। ठीक। अगला, पहली नदी डॉल्फिन गणना में किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई? तो डॉल्फिनों की जो गणना की गई है उसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम में। डॉल्फिन जिन राज्यों में मिले हैं उन राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इसके साथ पंजाब में भी डॉल्फिन मिले हुए हैं। पंजाब के साथ झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी डॉल्फिन मिली हुई हैं। कुल 6,327 डॉल्फिनों की गणना की गई। 6,327 जिसमें से 3 डॉल्फिन सिंधु नदी में मिले और सब गंगा और उसकी सहायक नदियों में। 3 सिंधु नदी और सभी डॉल्फिन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में मिले हैं। डॉल्फिन जिन जिन राज्यों में मिली हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक। अगला प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई है उसके अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 913 है। इस रिपोर्ट में अन्य कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें मातृ मृत्यु अनुपात इसको बताया गया है 93। शिशु मृत्यु दर इसको बताया गया है 27 और नवजात मृत्यु दर को बताया गया है 19। इसी के साथ प्रजनन दर को 2 0। ठीक। तो जन्म के समय लिंगानुपात 913, मातृ मृत्यु दर 93, शिशु मृत्यु दर 27, नवजात मृत्यु दर 19, प्रजनन दर 2.0। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश में कुल कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित हैं? तो वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या है 91। 2 स्थल अभी राजस्थान के रामसर आर्द्र स्थल घोषित किए गए हैं जिसमें खीचन और मेडार ये 2 राजस्थान के स्थल हैं जो हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए गए हैं। दरअसल 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि के संरक्षण संबंधी एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन के तहत ये रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2025 का थीम था।
रायसीना डायलॉग का थीम कालचक्र, जन, शांति और ग्रह है। रायसीना डायलॉग 2025 का थीम है कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। यह डायलॉग शुरू किया गया है 2016 से। ये डायलॉग शुरू है, विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस साल के इसके मुख्य अतिथि जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। उनको इस रायसीना डायलॉग्स का मुख्य अतिथि घोषित किया गया था। अगला, किस राज्य द्वारा देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया गया है? तो पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग यह केरल द्वारा गठित किया गया है। इस आयोग का कार्य होगा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का कार्य करना, साथ में सरकार के लिए वरिष्ठ नागरिकों संबंधी नीतियों की सलाहकार की भूमिका निभाना। तो यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कार्य करेगा और साथ में यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो नीतियां बनाई जाएंगी उसमें सलाहकार की भूमिका भी अदा करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितने राज्यों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों से अधिक है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों से अधिक है? तो महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों से अधिक है वैसे 3 राज्य हैं। 3 राज्यों में महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों से अधिक है। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये 3 राज्य हैं जहां उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों से अधिक है। यह बात नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताई गई है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक नीति रिपोर्ट। इसी में यह बात बताई गई है कि 3 राज्यों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों से अधिक है। वो राज्य हैं केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना के निजामाबाद में, या तेलंगाना में है। तेलंगाना के निजामाबाद में यह बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन जिन राज्यों में होता है उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। विश्व में हल्दी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। एक हल्दी तकाडोंग हल्दी जो है यह मेघालय में उत्पादित होती है। तकाडोंग हल्दी मेघालय में उत्पादित होती है, मेघालय में, इसको भी ध्यान में रखा जाए। तकाडोंग हल्दी मेघालय में उत्पादित होती है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस बोला जाता है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई? तो गिद्धों की जो गणना की गई है उसमें सर्वाधिक गिद्ध जो है वो मध्य प्रदेश में देखे गए। अब मध्य प्रदेश में कहाँ देखे गए? तो मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क में सर्वाधिक गिद्ध देखे गए। सर्वाधिक संख्या पन्ना नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है उसमें गिद्धों की है। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे
इन प्रश्नों को आप करते रहें। आप जो पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, घटना चक्र से पढ़ रहे हैं या घटना सार से पढ़ रहे हैं, उनसे आप पढ़ते रहिए, साथ में इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। प्रयास यही किया जा रहा है कि कुछ प्रश्न, जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से हैं और किसी न किसी रूप में ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक।